friends, welcome to my YouTube channel Education for All and I am Sarvi. Today our topic is conservation of plants and animals. इससे पहले मैंने आपको और भी बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ाए थे। अगर आपको उनमें से किसी भी NCERT किसी भी चैप्टर में डाउट है 2 से लेकर 6 तक चैप्टर जितने भी हैं उनमें से किसी में भी डाउट है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को पीछे देखें। और अगर इस चैप्टर के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अगर आपको न्यू अपडेट्स चाहिए तो प्लीज़ बेल आइकन भी दबा दें। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो सबसे पहले तो हम अपने आसपास कितने सारे प्लांट्स और एनिमल्स देखते हैं जो रहते हैं और उनमें से कुछ होते हैं, मतलब आपने बचपन में देखे होंगे कुछ चिड़ियाएँ या फिर कुछ एनिमल्स बचपन में देखे होंगे और अब नहीं देख पाते होंगे। क्यों? क्योंकि वो ख़त्म हो चुके हैं या फिर उनकी कुछ ही स्पीशीज़ बाकी है। इसके अलावा ऐसा क्यों होता है कि जो हम बचपन में स्पीशीज़ देखते जा रहे हैं, मतलब जैसे मैं स्पैरोज बचपन में होते थे कि हम देखते थे बट अब नहीं है, तो ऐसा क्यों होता है? तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ह्यूमन की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है जिसकी वजह से अर्बनाइजेशन को और भी बहुत सारी नीड्स चाहिए। मीन्स ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ेगी तो नीड्स ऑब्वियसली बढ़ेगी, नीड्स बढ़ेगी तो हमें कुछ सामान चाहिए होंगे ताकि हम नीड्स पूरी कर सकें। इसलिए जो ह्यूमन है वो वुड्स, प्लांट्स, एनिमल्स को अपने मतलब के लिए यूज़ कर रहा है। तो इसी वजह से ये जो स्पैरोज वगैरह जो हैं ये इन एक्सटेंट हो रही है या फिर इंडेंजर्ड स्पीशीज़ में आ रही है, वल्नरेबल स्पीशीज़ में आ रही है, रेयर स्पीशीज़ में आ रही हैं। अब ये स्पीशीज़ क्या हैं, इन सब के बारे में इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी इससे कुछ टर्म आपको मतलब रिमाइंड हुई। बायोस्फीयर, तो बायोस्फीयर ऑब्वियसली है क्या? बायोस्फीयर एक ऐसी जगह है, मतलब अर्थ की एक ऐसी जगह है जहाँ पे सारे प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस और सारे के सारे रिसोर्सेज एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड रहते हैं और साथ में मिलजुल के रहते हैं। मीन्स जहाँ पे वो लिव करते हैं या फिर उनका हैबिटेट है, तो बायोस्फीयर उसी कहते हैं। और उसी से रिलेट करके बायोडाइवर्सिटी भी आपको समझ में आ जाएगा। तो बायोडाइवर्सिटी वो चीज़ होती है जहाँ पे प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस सारे के सारे रहते हैं और उनका रिलेशनशिप और इंटर रिलेशनशिप उसको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। मीन्स जितने भी आज तक प्लांट्स, एनिमल्स हैं उन सब में कोई ना कोई तो रिलेशन होगा। मीन्स कि जो एनिमल्स हैं, आप फूड चेन, फूड वेब्स इनसे देखते होंगे कि वो इंटरकनेक्टेड रहते हैं, है ना? तो इंटरकनेक्टेड रहते हैं, इसी इंटरकनेक्शन को हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, जहाँ पे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि हमारे लिए अब बहुत इम्पॉर्टेंट बन चुकी है क्योंकि हम इसे तबाह करते जा रहे हैं। तो रीजंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, अब बायोडाइवर्सिटी को हम क्यों तबाह कर रहे हैं? तो ऑब्वियसली जैसे कि मैंने आपको बताया कि अर्बनाइजेशन को नीड्स चाहिए और इसी वजह से हम बायोडाइवर्सिटी को तबाह कर रहे हैं। तो अब ये बताओ कि बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ही क्यों है ना? क्योंकि इंटर रिलेशनशिप्स इन सब के बीच में, प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में, तो एनिमल्स में हम भी कंक्लूड होते हैं। जैसा कि आपको पता है कि एनिमल्स, प्लांट्स, ट्रीज ये सारे के सारे इंटरकनेक्टेड हैं और ये हमारी नीड्स पूरी करते हैं। ये सारे के सारे इंटरकनेक्टेड है, फूड चेन, फूड वेब एसेट्रा, इन सब चीज़ों से, इकोसिस्टम एसेट्रा। तो इन सब से इंटरकनेक्टेड है और इन्हीं चीज़ों से जब ये इंटरकनेक्टेड हैं तो मतलब कि जो ये नीड्स, अगर एक भी चीज़ को डिस्टर्बेंस हुई, मीन्स कि अगर बाई चांस ट्रीज़ की जो मतलब परसेंटेज है पूरे अर्थ पे जितने भी ट्रीज़ है उनकी परसेंटेज अगर डिक्रीज होती है तो ऑब्वियसली प्लांट्स और हम पे इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा। इसीलिए बायोडाइवर्सिटी का जो इंटर रिलेशनशिप है प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में, वो जब ख़त्म हो जाता है, जहाँ फिर डिक्रीज होता है तो सबके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, चाहे वो हम हो, एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, ट्रीज हो, एसेट्रा, कोई भी हो, उस पर इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो देखो अब हो क्यों रही है ये बायोडाइवर्सिटी? तो ऑब्वियसली अर्बनाइजेशन तो हो ही रही है। इसके अलावा कौन से रीजंस हैं जो बायोडाइवर्सिटी को करते हैं,
मीन्स कि हम ऐसा क्या चीज़ें हो रही हैं अभी के टाइम में जिनसे बायोडाइवर्सिटी बढ़ रही है। तो जैसा कि आपको पता है ओवरग्रेजिंग, अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता दूँ, हम आसपास कैटल्स रखते हैं, फार्मर्स अपने पास कैटल्स रखते हैं, शेफर्ड अपने पास शीप्स रखते हैं और कैटल्स भी रखते हैं। तो ये सब कुछ जो रखते हैं वो अपने कैटल्स की केयर नहीं करते, मीन्स केयर मतलब खाना जब देते हैं उन्हें तो ऐसे खुले में छोड़ देते हैं जहाँ पे ग्रासेस पड़ी होती है, मतलब एक खुले मैदान में छोड़ देते हैं। अब वहाँ पे छोड़ देते हैं, अब जो गाय है उसे कहाँ सेंस है, वो तो जितना मर्जी होगा खा जाएगी, ठीक है, वो तो खा जाएगी, बट इसका इफेक्ट बायोडाइवर्सिटी में पड़ेगा और डिफॉरेस्टेशन, इससे बहुत सारी चीज़ें होंगी। अब डिफॉरेस्टेशन क्या है इसका हम आगे जाके पढ़ेंगे, पर अभी अपने टॉपिक पे जाते हैं बायोडाइवर्सिटी पे। तो ओवरग्रेजिंग भी बहुत बड़ा फैक्टर है, मीन्स कि जब काउस ज़्यादा खा लेती हैं तो फिर सॉइल इरोजन होता है, फ्लड्स आते हैं, ड्रॉट्स होती हैं, बहुत कुछ होता है इसकी वजह से। इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं लाइक एसिड रेन, इस और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो बायोडाइवर्सिटी को इफ़ेक्ट करते हैं। अब कुछ और चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं जो बायोडाइवर्सिटी के अलावा भी होती हैं, लाइक स्पीशीज़ आपने बहुत बार सुना होगा, स्पीशीज़ लाइक टाइगर्स की स्पीशीज़, कैट्स की स्पीशीज़ एक्सेट्रा। तो स्पीशीज़ एग्जैक्टली होता क्या है, तो जैसा कि आपने देखा आपकी फैमिली है, आपकी पूरी फैमिली, आपका पूरा खानदान, मीन्स ना ही आपके माँ बाप ये सब कुछ कंक्लूड होंगे, साथ ही साथ ताया चाची जी ये सारे के सारे कंक्लूड होंगे, बीच में इंक्लूड होंगे, तो उसी को हम स्पीशीज़ कहते हैं। डैट इज़ कि जैसे आप एग्जांपल ले लो कैट की, कैट जो है वो शेर की मासी लगती है, तो शेर और कैट दोनों एक ही स्पीशीज़ में गिने जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से हम जान सकते हैं स्पीशीज़ क्या होते हैं, और स्पीशीज़ के जितने भी मेंबर्स होते हैं, ठीक है, उन सबकी करैक्टरिस्टिक्स सेम होती हैं। मीन्स कि एक ग्रुप ऑफ स्पीशीज़ मतलब कि जो 2-3 ग्रुप्स जब है मिलते हैं, उनकी जब करैक्टरिस्टिक्स मिलती हैं और तो सारे के सारे मतलब थोड़ा बहुत बिलोंग करते हैं एक दूसरे से, तो उसे हम स्पीशीज़ कह देते हैं। इसके अलावा इकोसिस्टम के बारे में आपने पढ़ा ही होगा वैसे पुराने चैप्टर्स में, बट तब भी एक बार रिपीट कर देते हैं। तो इकोसिस्टम क्या होता है कि जब कोई भी प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं, जब प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं तो वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं, तो वही चीज़ इकोसिस्टम बनाती है। मीन्स कि अगर कोई भी इफेक्ट इकोसिस्टम को हुआ, मीन्स कोई एनिमल्स की स्पीशीज़ डिक्रीज हुई तो प्लांट्स को इफेक्ट पड़ेगा, अगर प्लांट्स की स्पीशीज़ डिक्रीज हुई तो एनिमल्स को इफेक्ट पड़ेगा, ट्रीज़ कम हुए तो दोनों को इफेक्ट पड़ेगा। इस तरीके से हर चीज़ को इफेक्ट पड़ता है जब भी इकोसिस्टम पे कोई भी हार्म आती है, तो इकोसिस्टम को मेंटेन करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। इकोसिस्टम के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको जाननी ज़रूरी है, लाइक कंजर्वेशन। अब कंजर्वेशन, चैप्टर का नेम ही कंजर्वेशन है, तो ये आपको जानना ज़रूरी है ऑब्वियसली। तो कंजर्वेशन एग्जैक्टली होता क्या है, बट हम पता है कंजर्वेशन क्या होता है, बचाव करना किसी चीज़ का, किसी चीज़ को बचत करना। ये नहीं कि सेविंग्स को हम कंजर्वेशन नहीं कह सकते, सेविंग को हम सेविंग्स कहेंगे। कंजर्वेशन अलग चीज़ होती है, मतलब कंजर्वेशन होती है जब हम किसी भी चीज़ का वाइस एंड जुडिशियस यूज़ करते हैं, जब हम किसी भी चीज़ को अच्छे से यूज़ करते हैं, बहुत ही ध्यान से तरीके से यूज़ करते हैं, प्यार से यूज़ करते हैं, उसको ध्यान मतलब ऐसे यूज़ करते हैं कि वो लिमिटेड तो है बट ख़त्म ना हो, तो उसे हम कंजर्वेशन कहते हैं। और इसमें हम यही बात करें कि हमें जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं उन सब की कंजर्वेशन करनी चाहिए, मीन्स कि उन्हें बहुत ही ध्यान से यूज़ करना चाहिए, क्योंकि वो भी हमारी लाइफ का एक पार्ट है, वो हमारे इकोसिस्टम का पार्ट है, वो हमारी बायोडाइवर्सिटी का पार्ट है। इसीलिए हमें बताया जाता है कि कंजर्वेशन करनी चाहिए वाटर की, एनिमल्स की, प्लांट्स की एक्सेट्रा। तो ये सब कुछ आपको कंजर्वेशन से पता लगा। इसके बाद आया कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो मैं आपको बता दूँ IUCN आपने सुना ही होगा। IUCN को आजकल वैसे WCU कहते हैं, ठीक है। IUCN एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, मीन्स कि एक ऐसी मतलब एक तरीके की ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर कोई भी डिपार्टमेंट है जहाँ पे क्या किया जाता है, जो भी एक्सट्रीम स्पीशीज़ हैं, इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं, वल्नरेबल स्पीशीज़ हैं, रेयर स्पीशीज़ हैं, इन सबको ध्यान में रखा जाता है और इनके बारे में रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, और ये रिकॉर्ड्स रेड डाटा बुक में रखे जाते हैं। अब रेड डाटा बुक क्या है एग्जैक्टली, इसका आप लास्ट में जानेंगे। तो अगर आप रेड डाटा बुक के बारे में जानना चाहते हो तो मेरी लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें। तो
तो सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ अलग अलग स्पीशीज़ के बारे में जो मैंने अभी गिना दी, लाइक वल्नरेबल स्पीशीज़, रेयर स्पीशीज़, इंडेंजर्ड स्पीशीज़, एक्सटिंक्ट स्पीशीज़, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वैसे तो स्पीशीज़ को 9 कैटेगरीज में बांटा गया है, बट अभी हम 4 या फिर 5 कैटेगरीज के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहली स्पीशीज़ है थ्रेटन्ड स्पीशीज़। उसके बाद स्पीशीज़ का नाम है endangered species। इसके बाद है vulnerable species। इसके बाद है rare species। तो ये 5 स्पीशीज के बारे में हम पढ़ेंगे। द फर्स्ट इज थ्रेटन्ड स्पीशीज। इसकी प्रोनाउंसिएशन थ्रेटन्ड है, ना कि थ्रीटेन्ड। इस ई को साइलेंट रखिए, थ्रेटन्ड स्पीशीज। इसके बाद है इंडेंजर्ड स्पीशीज। इस ई को आई की तरह लीजिए अपने दिमाग में, इंडेंजर्ड स्पीशीज। इसके बाद है वल्नरेबल स्पीशीज और रेयर स्पीशीज और एक्सटिंक्ट स्पीशीज। वैसे तो आप इन सब के नाम के से ही जान गए होंगे कि इन स्पीशीज़ का क्या काम है और ये कैसी लगती होंगी, बट तब भी इनको एक्सप्लेनेशन देना ज़रूरी है। सो द फर्स्ट इज थ्रेटन्ड स्पीशीज़। तो वो स्पीशीज़ जो खतरे में है, मीन्स लाइक गोल्डन ईगल, इस तरीके की जो स्पीशीज़ है वो ज़्यादातर हम कम देखने को तो मिलते ही है, बट अभी ये ख़त्म होने की तादाद पे, मीन्स एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ बनने पे। एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ क्या होता है डिस्क्रिप्शन में एंड में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो इंडेंजर्ड थ्रेटन्ड स्पीशीज़ के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो थ्रेटन्ड स्पीशीज़ जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, वो स्पीशीज़ जो ख़त्म होने की तादाद पे हैं, मीन्स कि उनको डेंजर है अभी भी, मीन्स कि वो ख़त्म हो सकती हैं या फिर ख़त्म हो जाएंगी, उन स्पीशीज़ को हम इन थ्रेटन्ड स्पीशीज़ में गिना जाता है। इसके बाद आया इंडेंजर्ड स्पीशीज़। वो स्पीशीज़ जो अभी खतरे में नहीं है बट नियर फ्यूचर में हो सकती है, मीन्स लाइक या अभी भी बहुत सारी मतलब बर्ड्स वगैरह जो होती हैं, बहुत सुंदर सुंदर होती हैं बर्ड्स जो घूमती रहती हैं आसपास, लाइक स्पैरो, ये सब कुछ अभी भी थोड़ी थोड़ी घूमती हैं, बट आगे जाके ये डेंजर स्पीशीज़ में भी गिनी जा सकती है। और एग्जैक्टली थ्रेटन्ड स्पीशीज़ और इंडेंजर्ड स्पीशीज़ में डिफरेंस आपको पता लगा कि थ्रेटन्ड स्पीशीज़ वो हैं जो अभी खतरे में है और आगे जाके ख़त्म हो जाएंगी या फिर ख़त्म हो सकती हैं, उनको कहते हैं थ्रेटन्ड स्पीशीज़। इंडेंजर्ड स्पीशीज़ वो हैं जो अभी नॉर्मल है बट आगे जाके वो ख़त्म हो सकती हैं या फिर डेंजर में आ सकती हैं। इसके बाद बात करते हैं वल्नरेबल स्पीशीज़ के बारे में। वल्नरेबल स्पीशीज़ वो हैं जो लाइकली टू बी एक्सटिंक्ट, मीन्स जिनकी संभावना बहुत ज़्यादा है कि वो आगे जाके डेंजर में आ जाएंगी या फिर एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ में आ जाएंगी। मीन्स वो स्पीशीज़ जिनके बारे में हम आसपास अभी देखते रहते हैं और पॉसिबिलिटी है, मीन्स प्रोबेबिलिटी है, मैथ्स का चैप्टर है वैसे तो प्रोबेबिलिटी, बट तब भी है प्रोबेबिलिटी है या फिर पॉसिबिलिटी है कि वो आगे जाके ख़त्म हो जाए या फिर एक्सटिंक्ट हो जाए। इसके बाद आया रेयर स्पीशीज़। रेयर स्पीशीज़ इसके नाम से ही जान गए होंगे, रेयर, रेयर मीन्स कम मिलने वाला, प्रीशियस। तो रेयर स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ होती हैं जो हमें बहुत कम दिखने को मिलती हैं, मीन्स ज़्यादा तो नहीं ही दिखती, ना के बराबर, तो उन स्पीशीज़ को हम रेयर स्पीशीज़ में गिनते हैं, लाइक स्पैरो। और इसके बाद आया एक्सटिंक्ट स्पीशीज़। एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ मीन्स जो ख़त्म हो चुकी हैं, मीन्स कि जो ख़त्म हो चुकी है और आगे जाके उनकी संभावना शायद ही है थोड़ी बहुत, ठीक है, मतलब कि जो एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ है वो शायद 2-3% कुछ बची हो, वरना बची नहीं है वैसे तो। अब मैं आपके साथ बात कर रही थी अभी IUCN के बारे में, या IUCN है ना, तो IUCN
और WCU एक ही चीज़ है वैसे तो, बट इसने एक रिकॉर्ड मेंटेन किया, मैंने आपको बताया था इसने रिकॉर्ड मेंटेन किया एक बुक में, जिसमें जितनी भी थ्रेटन्ड स्पीशीज़ हैं, वल्नरेबल स्पीशीज़ हैं, इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है, रेयर स्पीशीज़ है, एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ है, इन सब के बारे में बताया गया है। मतलब पूरा बताया गया है कि कौन कौन से स्पीशीज़ इंडेंजर्ड है और इनकी कंजर्वेशन करनी चाहिए, हमें ये सब कुछ करना चाहिए। तो वो किस में बताया, उस बुक का नाम है रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक, रेड इज अ साइन ऑफ डेंजर, दैट इज कि द वर्ड रेड इंडिकेट्स डेंजरस, है ना। जैसे कि आप कार में ट्रेन की तरफ देखते होंगे, ट्रेन की पटरी पे कभी भी अगर पटरी टूटी हो तो आसपास रेड का साइन लगा दिया जाता है, तो इट मीन्स कि रेड जो है वो डेंजर को सिग्निफिकेंट करता है। तो इसी तरीके से आप जान सकते हो रेड डाटा बुक मीन्स कि जो डेंजर में है वो उनका डाटा लिखा गया है एक बुक में, नाम से पहचान गए होंगे। तो इन सब चीज़ों के बारे में इसमें लिखा जाता है, और इसमें आप मानो या ना मानो इसमें 3000 एनिमल्स और 20,000 प्लांट्स हैं इनमें जो लिखे गए हैं। तो आप खुद ही समझ जाओ कि कितने ज़्यादा स्पीशीज़ आज तक एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, वल्नरेबल हो चुकी हैं, रेयर हो चुकी हैं, एंडेंजर्ड हो चुकी हैं, थ्रेटन्ड हो चुकी हैं। तो इसलिए आपको कंजर्वेशन करना ऑब्वियसली इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो रेड डाटा बुक में इतनी सारी स्पीशीज़ हैं, और अगर आप नहीं चाहते और स्पीशीज़ इसमें लिखी जाएं, ठीक है, तो फिर आपको कुछ कंजर्वेशंस वगैरह करनी होगी, लाइक कि आप अवेयरनेस फैलाएं कि क्या इम्पोर्टेंस है इन प्लांट्स और एनिमल्स की हमारी पूरी लाइफ में। प्लांट्स की तो वैसे आपको इम्पोर्टेंस वैसे पता ही होगी, और एनिमल्स की पता होंगी। एनिमल्स के बिना इकोसिस्टम नहीं चलता, ना ही बायोडाइवर्सिटी चलती है, तो वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो आप इनकी इम्पोर्टेंस के बारे में सब कुछ सबको पता है, और कुछ एक्ट्स क्रिया कीजिए। लाइक फर्स्ट पॉइंट तो मैंने आपको बता दिया कि कंजर्वेशन कीजिए, मतलब अवेयरनेस फैलाइए। दूसरा है कि एक्ट्स कीजिए, मीन्स कि कुछ ऐसे एक्ट्स कीजिए, कुछ ऐसे कदम उठाइए जिनसे कंजर्वेशन हो प्लांट्स और एनिमल्स की, और प्लांट्स और एनिमल्स ज़्यादा से ज़्यादा जिंदा रह सके, ठीक है। और मीन्स की जो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है वो कहीं एक्सटिंक्ट में जा जाए, रेयर जो है वो एक्सटिंक्ट में जा जाए, वल्नरेबल एक्सटिंक्ट में ना जाए, ना ही थ्रेटन जो है वो एक्सटिंक्ट में आ जाए। तो ऐसे कदम उठाइए। इसके अलावा जो डिफॉरेस्टेशन है और जो हंटिंग होती है उन सबको प्रोहिबिट करना चाहिए। अब डिफॉरेस्टेशन क्या होता है आपके मन में आया होगा, तो डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, जब भी कोई प्लांट्स और ट्रीज उगते हैं, ठीक है, तो उन सबको जब काटा जाता है अपने मीनिंग के लिए, मीन्स कि जैसे आजकल आपको पता ही है अर्बनाइजेशन ग्रो कर रही है, इट मीन्स नीड्स ग्रो कर रही है, इट मीन्स बिल्डिंग चाहिए, हाउसेस चाहिए, ऑफिसेस चाहिए, बहुत सारे पेपर्स चाहिए टेस्ट देने के लिए, एक्सेट्रा। बहुत सारे काम होते हैं जो हम वुड से करते हैं, ट्रीज से करते हैं, एनिमल्स की चमड़ी से करते हैं, बहुत सारे काम होते हैं। तो ये सब काम करने के लिए हम उन्हें काटते हैं, तो इसे ही डिफॉरेस्टेशन कहते हैं, जिसमें फॉरेस्ट मीन्स वुड की, ये जो ट्रीज हैं इन सब की कमी होती है। तो इन सब को हमें प्रोहिबिट करना चाहिए। इसके अलावा जो स्पेशल प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं उनको और भी ज़्यादा प्रोटेक्ट करना चाहिए, उनके अंदर कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं रहना चाहिए, लाइक बायोस्फीयर, इसके अलावा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स एक्सेट्रा। और नेशनल पार्क्स, जियोस्फीयर्स वगैरह, रिजर्व्स हैं, इन सब के बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। बट इसके अलावा चौथा है जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनको इतना प्रोटेक्ट करना चाहिए, उनको अलाउड होना चाहिए। मीन्स कि जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं नेशनल पार्क्स में रहते हैं, इन सबको अलाउड होना चाहिए कि वो अपने ही नेचर में रहें, मीन्स कि वो अपने ही एरिया में रहें। लाइक कि ये नहीं कि जो ठंड में रहता है प्लांट वो गर्मी में उगा दिया जाए, मतलब वहाँ पे उगा दिया जाए जहाँ पे गर्म चीज़ें हैं, ठीक है। तो इस तरीके से उन्हें अधिकार है प्लांट्स और एनिमल्स को, जैसे हमें अधिकार है यहाँ पे रहने का, जीने का है, एक अपनी मर्जी से जीने का, अपनी मर्जी से कोई भी काम करने को। तो इसीलिए प्लांट्स और एनिमल्स को भी अधिकार है, तो इसलिए ये अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा फैलानी चाहिए। इसके अलावा हम प्रोटेक्टेड एरियाज़ जो कि मैंने आपको बताया, नेशनल पार्क्स, इन सब के बारे में हम अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट आया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें,
और अगर आपके आसपास कोई भी 8th क्लास का स्टूडेंट है, जहाँ पर कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसे नॉलेज चाहिए इसके बारे में, या फिर इस चैप्टर के में कोई भी उसे डाउट है, तो प्लीज़ उसे ये वीडियो शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको न्यू अपडेट्स चाहिए तो प्लीज़ बेल आइकन दबा दें। थैंक यू, स्टे होम, कीप लर्निंग।